काश मेरी माँ की किस्मत में भी मेरे जैसे बेटे बहू लिखे होते। अरे वृंदा बहन, आपकी माँ आजकल दिखाई नहीं दे रही है, वो ठीक तो है ना? पड़ोस में रहने वाली सुमन ने पूछा। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है, अभी छोटे भाई के पास है, वो आकर उसको अपने साथ ले गया है, वृंदा जी ने कहा, जो घर के बाहर गमलों में पानी दे रही थी। पानी देने के बाद वो अंदर आकर आंखें बंद करके वही सोफे पर लेट गई। तभी उनकी बहू नैना आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक है तो है ना? अभी तो आप बाहर गमलों में पानी दे रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप चुपचाप आकर लेट गई? कुछ नहीं बहू, बस वो सुमन ने माँ के लिए पूछा तो दिल भर आया। वृंदा गहरी सांस लेकर बोली, आपने उनसे सब कुछ कह दिया क्या? नैना घबरा कर सास को देखकर पूछने लगी। अरे नहीं बहू, कौन सी अच्छी बात हो गई जो सब क्यों बताती रहूंगी? वृंदा जी के बुझे चेहरे से उदासी का स्वर सुन बहू उनका हाथ थाम कर बोली, आप इतना क्यों सोच रही है मम्मी जी? आपने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं की उनकी सेवा करने में। ना ही चिंतन ने कभी आपको उनकी सेवा करने से मना किया, ना ही मैंने। हम सब ने नानी के लिए जितना हो सकता था कर दिया। अब वो मामा जी की जिम्मेदारी है। आप सोच सोच कर अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगी। बहू के इतने प्यार से कहने पर वृंदा जी बस इतना ही बोली, काश मेरी माँ की किस्मत में भी मेरे जैसे बेटे बहू लिखा होते। नैना अपनी सास को समझाकर अपना काम करने चली गई। वृंदा जी फिर से अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उनकी माँ बहुत मिलनसार स्वभाव की घरेलू महिला थी। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए पति के लिए एक पैर पर खड़े रहने वाली ममतामयी माँ को वृंदा जी से कुछ खास ही लगाव था। पिता के देहांत के बाद वो कभी कभी अपनी माँ को अपने पास ले आती थी। बेटा बहू भी नानी की सेवा तन मन से करते थे। वृंदा जी के दो छोटे भाई थे। दोनों की शादी हो गई थी, पर दोनों अलग अलग शहर में अपने अपने में मस्त रहते थे। जिस शहर में वृंदा जी रहती थी, उसी शहर में उनकी माँ भी बड़े बेटे के साथ रहती थी। बेटा बहू माँ का ध्यान ठीक से नहीं रखते थे, हमेशा कम आमदनी का रोना धोना करते रहते। छोटा बेटा बहुत कम अपनी माँ को लेकर जाता था, वो भी कभी कभी इसीलिए कि उनके पड़ोसी ये कहते कि माँ को कभी कभी यहाँ भी लाया कीजिए। उसकी बीबी भी सास का ध्यान नहीं रखती थी। बेचारी सीधी और भोली माँ जो रूखा सूखा मिलता खाकर चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसे में वृंदा जी की माँ का मन वहाँ नहीं लगता था। वह अधिकतर अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वो घर वृंदा जी की माँ के नाम का था, जहाँ वो शान से रहती थी, ये सोचकर कि ये मेरा घर है। गांव के जमीन से कुछ उपज के पैसे आ जाते थे और यहाँ घर का एक कमरा किराए पर देकर उनके पास पैसे हो जाते थे। इसीलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती थी। जब उनका मन नहीं लगता तो वृंदा जी अपने पास बुला लेती थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, जैसे तैसे जिंदगी कट ही रही थी कि एक दिन अचानक वृंदा जी की माँ गिर गई। कमर और टांग टूट गई। वो निस्सहाय हो गई। बेटा बहू ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे, सोचते थे कि जितनी जल्दी मर जाए तो ये बोझ खत्म हो और घर के दो हिस्से कर अपने अपने नाम से घर करवा ले। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर उनके किसी बेटे को उनके ठीक होने की नहीं पड़ी थी। ये बात जब वृंदा जी को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोगों से माँ का इलाज नहीं हो रहा था तो बता देते, ऐसे बिस्तर पर छोड़कर मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं इनका ऑपरेशन करवा दूंगी। वृंदा जी माँ को अस्पताल लेकर गई और ऑपरेशन करवा दी। पता नहीं क्या सोचकर उनके दोनों भाई बारी बारी से अस्पताल आते और माँ की देखभाल करने लगे। ये फिर समाज का सोचकर सब कर रहे थे, पर ये देख वृंदा जी को लगा चलो इसी बहाने शायद दोनों सुधर जाएं।
10 दिन बाद वृंदा जी की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, पर अभी भी वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकने की स्थिति में थी। मतलब नित्य क्रिया के लिए भी अब वो किसी पर आश्रित हो गई थी। वृंदा जी के बेटे ने कहा, नानी को मामा जी लेकर जाएंगे ही ना, जब अस्पताल आ ही रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियां उनको भी उठाने दीजिए। आपने ऑपरेशन करवा दिया और बहुत सेवा कर दी उनकी, आपको भी आराम की ज़रूरत है, तो अब आप आराम कीजिए और कुछ दिन उनको भी नानी की सेवा करने दीजिएगा। पर ये क्या, अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद उनका वो भाई भाभी जो उसी शहर में रहते थे अस्पताल आए ही नहीं। अंततः वृंदा जी बेटे बहू से बात करके माँ को अपने साथ ले आई। अब तो एक बच्चे की तरह वृंदा जी माँ की सेवा करने लगी। बेटा बहू भी मदद करते थे, पर एक बेटी की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही थी। 55 साल की वृंदा जी 80 साल की माँ की सेवा करने लगी। भाइयों ने पलटकर पूछना भी मुनासिब ना समझा। वृंदा जी की माँ के रहते महीने होने को हो गया। अब वो भी वृंदा जी से कहने लगी, बेटी कब तक तुझ पर बोझ बनकर रहूंगी। तेरे घर में भी छोटे पोते पोती है, तेरी बहू उनके साथ तेरा ध्यान रखती थी, अब एक मैं भी यही पड़ी हूँ। तू ऐसा कर, मुझे अपने घर छोड़ दे। मेरा घर है, मरना होगा तो वही मरूंगी। तेरे पास मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर तू ताने सुनेगी। तेरे भाई तेरे पैर के नाखून बराबर भी नहीं व्यवहार करते। बेकार मेरा बोझ लिए बैठी है, वहाँ पहुँचा दे मुझे। सामने रहूंगी तो किसी तरह भी सेवा तो कर ही देंगे। पर वृंदा जी के बेटे ने आगे बढ़कर मना कर दिया और बोला, मम्मी आप खुद से नानी को वहाँ पहुँचाने नहीं जाइएगा। पता नहीं मामा मामी उनका ध्यान रखे और नहीं। अभी तो यहाँ आराम से हम सब उनका ध्यान रख रहे हैं। नानी अच्छे से खा पी रही है, पता नहीं वो लोग वहाँ क्या ही करें। तभी नैना ने कहा, हाँ मम्मी जी, नानी जी कह रही थी इतना अच्छा खाना वहाँ कहाँ तुम्हारी मामी बना कर खिलाती है, मुझे तो बस उबला हुआ खाना दे देती है, कितने दिन तो एक ही खाना देती है। सुनकर बहुत दुख हुआ था, इसीलिए उनकी पसंद का बनाकर खिला देती हूँ। वैसे भी वो खाती ही कितना है, डरती रहती है, बिस्तर पर ही पेशाब पैखाना होता है जो उनको भी ठीक नहीं लगता। इस तरह कुछ दिन और निकल गए। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने वृंदा जी को फोन किया और बोली, दीदी माँ को हम घर लाने का सोच रहे हैं, आज हम आकर उनको ले आएंगे। वृंदा जी कुछ न बोली। शाम में वृंदा जी के भाई भाभी माँ को लेने आ गए। दोनों माँ के कमरे में गए और कुछ बातें करने लगे। कमरे से फुसफुसाहट आ रही थी, कैसी बातें हो रही थी वो समझ में नहीं आ रही थी। जब वृंदा जी कमरे में गई तो उनके कानों में बस माँ की आवाज़ सुनाई दी, वो कागजात मेरे पास नहीं है और जीते जी मैं ऐसा नहीं करूँगी। भाई ने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो माँ, इतने दिनों से हम तुमको रखे हुए हैं, फिर हमारे बारे में सोचो। 2 बेटियां हैं हमारी, उनके भविष्य के लिए सोचना है। छोटे का क्या है, उसका तो व्यवसाय चल ही रहा है, उसका गुजारा अच्छे से चल जाता है। हमारे पास अच्छी नौकरी भी नहीं है, तनख्वाह भी इतनी नहीं कि 5 लोगों का पेट पाल सके, फिर जितना होता है करते ही है। वृंदा जी सुनकर अंदर आ गई और बोली, तुम लोग माँ को लेकर जा रहे हो तो अच्छे से ख्याल भी रखना, उनकी दवाइयाँ और हॉर्लिक्स मैं भिजवा दिया करूँगी, पर इनके खाने पीने का ध्यान तुम लोग रखना। तभी उनकी भाभी तपाक से बोली, हम आप लोगों जैसा पकवान बनाकर नहीं खा सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, जितना होता है करते ही हैं। वृंदा जी का मन क्या बोल दे, अपने खाने पीने में तो कटौती नहीं होता, पर माँ को दूध तक नहीं दे सकती, पर सामने कुछ ना बोल सकी। वो चाहती तो बहुत थी माँ को अपने पास ही रखे, पर माँ के मन का सोचकर वो मजबूर हो रही थी। माँ के जाने के बाद वृंदा जी बस माँ की ही फिक्र में लगी रहती थी। जब बेटा खुद आकर ले गया और माँ भी जाना ही चाह रही
रही थी तो वृंदा जी चाहते हुए भी माँ को रख नहीं पा रही थी। वो अब हर वक्त माँ की हालात के बारे में सोचती रहती थी। ये देखकर एक दिन नैना ने कहा, नानी से एक बार मिल ही आइए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। दूसरे दिन मन ना माना और वो सुबह ही माँ को मिलने चली गई। बोल कर गई थी शाम तक आ जाऊंगी, पर दोपहर में ही वो घर आ गई। वृंदा जी की उदास और आंसू से भरे चेहरे को देखकर नैना घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी, नानी ठीक तो है ना? आप तो शाम को आने वाली थी, अभी ही आ गई? नैना ने पूछा। क्या बोलूं नैना, मेरे जैसा मायका भगवान किसी को ना दे। आज वहाँ गई तो पता चला छोटा भाई आया हुआ है, वो माँ को लेकर जाना वाला है। पता नहीं ऐसी हालत में कैसे जा पाएगी। और तो और कुछ देर को वृंदा जी चुप हो गई। तभी उनका बेटा चिंतन भी घर आ गया। अपनी माँ को देखकर पूछने लगा, क्या हुआ, नानी से मिलने गई थी? वो ठीक तो है ना? चिंतन, क्या बताऊं बेटा, माँ को भी जाने कितना कष्ट लिखा है। दोनों मामा उस घर के लिए नानी को अपने अपने पास लेकर गए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है माँ से। वो बस किसी तरह उनके हस्ताक्षर करवा कर घर जमीन सब अपने नाम करवाने की होड़ में लगे हैं। नानी शायद जानती होंगी कि उनके बेटे उनके घर के लिए किसी भर हद तक जा सकते हैं, इसीलिए घर के पेपर अपने पास नहीं रखी थी। दोनों भाई घर के पेपर मांग रहे थे तो माँ बोल दी कि वो वृंदा के पास रखे हैं। दोनों भाई मुझे सुनाने लगे, दीदी इसीलिए माँ की सेवा कर रही थी कि वो घर उनको मिल जाए। मैं ऐसा सपने भी नहीं सोच सकती थी जो इल्जाम मेरे भाई मुझ पर लगा दिए। दोनों कहने लगे, दीदी को क्या कमी है, फिर भी जमीन के कागजात अपने पास रखी हुई है। लालच होगा तभी ना। मैंने बहुत समझाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ ने ही रखने के लिए दिया था। पर आज माँ भी मौत थी। बस आज मैं माँ से मिलने गई थी, पर आज जो कुछ भी वहाँ पर हुआ उसके बाद तो सब रिश्ते खत्म हो गए। बेटा, खून के रिश्ते पर जमीन जायदाद और दौलत भारी पड़ गया। दोनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे कि कागजात मैं रखूंगा, पर मैंने कह दिया बड़े को दे दूंगी, फिर जो करना है तुम दोनों आपस का मामला है, जो ठीक लगी वो करना। माँ बस मौत थी। पता नहीं बेटों की मोह पोस में जकड़ कर चुप रही, और फिर इसीलिए कि बेटे उनके साथ लेकर जा रहे हैं। छोटा भाई नाराज हो गया कि मैंने बड़े को कागजात देने को कह दिया। उसने मुझसे कहा, आज से मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वैसे भी आपको हमारी तकलीफ कहाँ दिखाई देती है। दोनों भाई चाहते थे माँ उनके कहने पर घर के 2 हिस्से कर दे और मैं भी उनके हाँ में हाँ मिलाऊं, पर मैं ऐसा क्यों करती। वो माँ की मर्जी, जो चाहे करे। बस फिर तो दोनों भाइयों ने मुझे भरा बुरा सुनाकर कहने लगे, आपको तो हमारी हालात दिखती नहीं, खुद तो मजे से रह रही है। अब मैं खुद तुम लोगों के साथ रहती हूँ, मैं उनकी क्या मदद करूँगी। वैसे भी महीने का खर्च तो उनको खुद ही उठाना होगा ना। वो भी मुझसे उम्मीद करती है, ये कैसे संभव हो सकता है। आज तो दोनों ने बड़ी बहन का भी मान ना रखा। मैंने आने लगी तो किसी ने रोका भी नहीं। आज मुझे अपने मायके में बहुत अजीब पन का एहसास हो रहा था। शाम को बड़ा भाई आकर कागजात ले जाएगा। वैसे भी आज जो लांछन उन लोगों ने लगाया है, उसके बाद मेरा भी दिल उन लोगों से फट गया है। बस मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि माँ के लिए अपनी तरफ से फर्ज निभाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। शाम को भाई आकर कागजात ले गया। वृंदा जी के लिए दोनों भाइयों के दिल में बेवजह की नफरत से खून के रिश्तों को खोखला कर दिया था। वो सोचने लगी, पता नहीं किसके पास कागजात रहेंगे, कौन माँ को रखेगा। एक माँ सबको भारी लग रही है, पर उसका घर जमीन लेने के लिए दोनों बेचैन हो रहे हैं। आज अगर वो सब दे देंगी तो सबसे पहले उनको ही अपने घर से निकाल देंगे, इसीलिए तो वो नहीं दे रही थी।
अब माँ को पता नहीं कब देख पाऊंगी। वृंदा जी अब माँ के बारे में सोच सोच कर परेशान रहने लगी थी, क्योंकि दोनों भाइयों ने वृंदा जी से बात करनी बंद कर दी थी। इसीलिए वो अब माँ से बात भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि माँ को फोन चलाना ही नहीं आता था, ना ही उनके पास कोई फोन था। आखिर माँ की खबर मिले तो मिले कैसे। अचानक से एक दिन वृंदा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ तुम ठीक तो हो ना? नैना दौड़ती हुई आई और वृंदा जी को झकझोरते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी, कोई बुरा सपना देख रही हो क्या? वृंदा जी घबरा कर आंखें खोलते हुए बोली। वो माँ के बारे में सोचते सोचते आंख लग गई थी। सपने में देख रही थी कि वो मुझे बुला रही है। नानी जी ठीक होगी, आप परेशान मत होइए, रुकिए मैं मामा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ। वो आपसे बात नहीं करेंगे ना, पर मुझसे तो कर ही लेंगे। कहते हुए नैना ने मामा को फोन कर दिया। नानी से भी स्पीकर पर बात की। वो बोली, ठीक हूँ बेटा, बस प्रार्थना कर रही हूँ भगवान तुम्हारे नाना के पास मुझे भी बुला ले। वृंदा कैसी है उसको कहना, माँ उस पर बोझ नहीं पड़ना चाहती थी और उसके पास मरना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उस दिन चुप रही। अपने बेटों और बहू का व्यवहार जानती हूँ, अगर उसके पास कागजात रहते तो उसको सुना सुना कर परेशान कर देते, और जो मुझे इधर कुछ हो जाता तो कहते बड़े आगे बढ़ कर ले गई थी, सेवा भी ना कर सकी, जबकि मैं जानती हूँ उससे बेहतर सेवा मेरी कोई नहीं कर सकता है। तेरी सास के जैसा मायका भगवान किसी को ना दे। माँ भाई के रहते ऐसे किसी का मायका ना खत्म हो। नानी की आवाज भारी हो गई थी और किसी ने उधर से फोन काट कर दिया था। आज वृंदा जी माँ की आवाज सुन खुश हो गई थी कि माँ ठीक है, अभी भी जिंदा है, पर कल क्या होगा और उनको कोई बताएगा भी या नहीं, ये सोचकर वो हमेशा रोती रहती। एक दिन शहर में होने के बावजूद बड़े भाई से कोई मतलब नहीं रह गया था। वो यहाँ रहने वाले सारे रिश्तेदारों में वृंदा जी की बुरा भला कहता रहता। यह सब बातें जब उन्हें पता चलती, उन्हें बहुत दुख होता कि कैसे ये भाई है जो अपने ही खून के रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिए हैं। भाभी तो वैसे भी कभी किसी का लिहाज नहीं करती थी, खुद को ज्ञानी समझती थी, पर बात तक करने का सहूर नहीं था। ऐसे में वृंदा ने भी खुद मायके से एकदम से दूरी बना ली, ये सोचकर कि वो अभी 10 मेरे लिए बोलते हैं, कल को बेटे बहू की बुराई करने लगे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। साल बीतने को हुआ, पर वृंदा जी की अपनी माँ से कोई भी बात नहीं हो पाई और बेटे पल के साथ उनकी सलामती की दुआ मांगती रही। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले की बात है। सब लोग दिवाली और छठ की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी वृंदा जी को एक अनजान नंबर से फोन आया। मैं अनाथ हो गया, माँ छोड़कर चली गई, और सिसकियाँ सुनाई देने लगी। ये आवाज सुन वृंदा जी के हाथ पांव सन रह गए। छोटे भाई की आवाज थी जो रो रहा था। वृंदा जी ये सुनकर दहाड़े मारकर रोने लगी। फोन हाथ में पकड़े हुए ही थी। आवाज सुनकर नैना दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? किसका फोन आया था? कह नैना फोन ले ली, पर शायद फोन कट गया था। बताइए ना मम्मी, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? एक अनहोनी की आशंका नैना के मन में भी हो रही थी। नैना माँ चली गई, बाबूजी के पास चली गई, मैं मिल भी नहीं पाई। वो तो अच्छा हुआ कुछ दिन पहले बेटा उधर गया था तो नानी से मिल आया। वीडियो कॉल पर मैं माँ को देख भी ली, पर वो आप किसी को पहचान भी नहीं रही थी, बस एक ही मिनट लगा रखी थी, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे घर में ही मुझे रहने दो। पर ना वो आ सकी, ना अब कभी यहाँ आ पाएगी, कहकर वृंदा जी नैना को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। कहते हैं किस्मत में सब कुछ लिखा होता है, कब किससे मिलना होगा और
कब नहीं। वृंदा जी माँ की से फिर कभी नहीं मिल पाई और उनकी माँ उस यात्रा पर निकल गई जहाँ पर उन्हें इस जहाँ के स्वार्थी बेटों से मुक्ति मिल गया था। अब माँ के दाह संस्कार को लेकर भी बेटों में तन गई थी। वृंदा जी के बड़े भाई ने छोटे से कहा, यहाँ लेकर आ जाओ, जो करना होगा यही करेंगे। पर छोटे बेटे ने बात ना मानी। उनका दाह संस्कार वही किया जाएगा जहाँ वो रहती है और माँ का देहांत हुआ है। बड़ा बेटा बहू किसी तरह अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे तो गए, पर उसी दिन लौट आए। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी बहू सबसे यही कह रही थी कि इन लोगों ने माँ का ध्यान नहीं रखा, मार दिया उनको। हमारे पास रहती तो इतनी जल्दी नहीं जाती। ये सब बस जमीन के कागजात के लोभ में माँ को यहाँ ले आए ताकि माँ को बनाकर कागजात पर साइन करवा सके, पर हम इतनी आसानी से थोड़ी ना मान जाएंगे। ये सोचते हैं इन्हें माँ ज्यादा दे देंगी और हम होने देंगे। उस दौरान भी उसे सास के मरने का दुख नहीं था। साथ चलने वाले एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कह दिया, कैसी औरत है आप। सास चली गई पर आप लोगों का झगड़ा यहाँ भी चल रहा है। बड़ी बहू मुंह बिचका कर रह गई। 10 दिन बाद काम क्रिया होना था। सबने यही कहा, जहाँ अंतिम संस्कार हुए हैं वही सब काम कर दिया जाए। दोनों भाइयों की इस पर भी ना बनी। बड़े का कहना था, जो करना है यहाँ आकर करो, पर सब नाते रिश्तेदार छोटे भाई के घर पहुँच गए। जाने वाली तकलीफ सहकर चली गई, पर पीछे से व्यवहार करने की रस्म कैसे बाकी रह जाती है। वृंदा जी भी गई। माँ तो रही, पर माँ की पसंद की चीजों से वो उनकी बधाई कर देना चाहती थी ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सकी। वो जानती थी पिताजी के जाने के बाद उनकी माँ कभी सुख शांति से नहीं रह सकी। बेटी के पास आकर रहना भी वो कभी नहीं चाहती थी, पर जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो बहू कहाँ तक फर्ज निभाएगी। एक घर और जमीन के कागजात ने दोनों सगे खून के रिश्ते वाले भाइयों में दरार लाया सुलाया। वृंदा जी से भी उनका मायका हमेशा के लिए छूट गया। सबको जोड़कर रखने वाली जो माँ थी वो भी चली गई। अब काहे का मायका, काहे के अपने, काहे जाने वाले लोग, और कैसा ये खून का रिश्ता। अब जो बंटवारा होगा वो भाइयों में झगड़े से हो या फिर आसानी से। वृंदा जी ने अब उनसे आँख मूंद लिया था। जिस रिश्तों पर जमीन जायदाद पैसे ज्यादा असर दिखते हो, ऐसे रिश्ते कौड़ी के समान होते हैं। उन दोनों के लिए खून की कीमत कुछ भी नहीं थी। ऐसा रिश्ता रहे ना रहे सुख तो नहीं देगा तो सिर्फ आंखों में आंसू, और वृंदा जी के आंखों के आंसू शायद अब कभी ना सूख पाए, क्योंकि ऐसा मायका और ऐसे लोग भगवान किसी को भी ना दे। अब वो भी यही कहने लगी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।